हेलो एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। 2021 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें पेपर जो 3 है, पेपर 3 थोड़ा सा टफ था कंपैरेटिवली, अगर हम पुराने ईयर के जो पेपर देखते हैं उसकी तुलना में। आज हम इसके पेपर 3 के जो 3 मार्कर के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करते हैं, क्या उनका आंसर होगा। पेपर 3 के साथ एक अच्छी बात ये थी कि यदि आप इन 3 मार्कर को सॉल्व कर पाते हो तो आपको 3 से 3 नंबर मिलने थे, 3 मिलना था ऑलमोस्ट, क्योंकि साइंटिफिक थे ज़्यादातर क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था न्यूमेरिकल था एक तरीके से, उसमें लिखा था कि 0.6 सेंटीमीटर, ये क्या थी, ये तरंगदैर्घ्य दी गई थी, वेवलेंथ जिसे हम बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य की एक तरंग हवा में उत्पन्न होती है, यानी एयर में उत्पन्न होती है, और उसकी जो चाल थी वो दी गई थी 300 मीटर पर सेकेंड की चाल से वह चलती। तो पता लगाना ये था कि ये जो तरंग है, क्या ह्यूमन ईयर, मानवीय कान इसे सुन सकते हैं या नहीं। सिंपल ये क्वेश्चन था। तो है तो सिंपल सा, लेकिन हम रट लेते हैं कि हम मनुष्य के जो कान हैं वो क्या करते हैं। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी रहती है उसको हम सुन पाते हैं, उससे कम या ज़्यादा वाले को हम नहीं सुन पाते हैं। अब इसमें क्या किया है, इसमें वेवलेंथ दे रखी है और उसकी चाल दे रखी है। आपको कैसे भी करके उसकी, ये हर्ट्ज मतलब क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी है। आपको फ्रिक्वेंसी अगर निकालनी आती है तो ज़रूर आप इसको सॉल्व कर पाते। अगर फ्रिक्वेंसी निकालनी नहीं आती तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और ज़्यादातर यही हुआ कि उसको छोड़ दिया। देखो सॉल्व करते हैं। है क्या कि यहाँ पर हमें ये मालूम है कि साउंड वेव जो रहती है उनकी जो स्पीड है हवा में, शुष्क वायु में, तो लगभग कितनी रहती है, 332 मीटर पर सेकंड के आसपास रहती है। इसकी यहाँ हालांकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम क्या करते हैं, एक स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर के फ्रिक्वेंसी, और इसमें अगर वेवलेंथ दी गई है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ का है, यानी कि सिंपली अगर हम इसको लिखें तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या पता चल जाता है, हमें उसकी चाल के बारे में पता चल। हम क्या लाना चाहते हैं, हमें क्या पता करना है, आवृत्ति पता चल जाए, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। दिया क्या है, दिया ये है कि ये जो स्पीड है वो 300 मीटर प्रति सेकंड दी गई, क्लियर सी बात है। और ये 6 सेंटीमीटर ये क्या दी गई है, ये वेवलेंथ। तो अब हम क्या करें, इस 300 मीटर पर सेकंड में ये लिखा है, फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर में, तो इसको आप कन्वर्ट करो मीटर के, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट, ये जो चाल दी गई है ना 6 सेंटीमीटर, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे वेवलेंथ को, तो मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगी 0.006, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्जन में इतना लग जाएगा। वो वैल्यू अब आप यहाँ पर सीधा सीधा फिट कर दो। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, जो उसकी स्पीड है यानी कि वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको, और उसमें हम क्या करेंगे, इस वेवलेंथ से डिवाइड कर दें। ये क्या है, ये दी हुई है 300 मीटर प्रति सेकेंड, और जो तरंगदैर्घ्य थी वो आपने मीटर में कन्वर्ट कर ली 0.006, तो इसमें डिवाइड कर दो 0.00। बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा, यानी 300 में यदि हम 0.006 से भाग देते हैं तो वो आता है 50,000 हर्ट्ज। ठीक है ना, 50,000 हर्ट्ज। अब आप बताओ कि मनुष्य के कान इसको सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। हम 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं, और ये है 50,000 हर्ट्ज, इसका मतलब ये हमें। तो अगर किसी ने तुक्का लगा के ऐसा लिख दिया हो कि ये सुनाई नहीं देगी तो उसको तो सही हो गया भाई, सही बात है, उसको 3 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में पूछा था तो उसने जवाब दे दिया कि नहीं। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्यूरी तापमान क्या होता है। क्यूरी तापमान, टेम्परेचर, क्यूरी। तो क्यूरी तापमान को एक लाइन में लिखा जा सकता है,
मैंने जो क्लासेस ली थी उसमें इसको बताया भी था कि क्यूरी टेम्परेचर होता है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान, वह है न्यूनतम तापमान जिस पर क्या होगा, ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई पदार्थ जो लोह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक है, वो अपने फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज को समाप्त कर, यानी एक ऐसा न्यूनतम तापमान जिस पर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक चुंबकीय में बदल जाता है। बस इतना लिखो कि इतने में आपको पूरे 3 नंबर। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा था, इसमें तीसरे नंबर का क्वेश्चन था कि स्थायी चुंबक बनाने में स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है, वाई स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट। सिंपल सी बात है, स्थायी चुंबक की हम बात कर रहे हैं, तो स्थायी चुंबक वो होते हैं जिनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नष्ट नहीं होता है लंबे समय तक। अगर हम किसी ऐसे पदार्थ से मैग्नेट बनाते हैं, कास्ट आयरन वगैरह से, तो इसका एकमात्र आंसर है एक लाइन में कि साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इसका चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो नष्ट नहीं होता है, इसलिए इनको स्टील से बनाते हैं। अगर हम दूसरी किसी मेटल से बनाएंगे तो वो नष्ट हो जाए। परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये, आप कोई भी नेल कील ले लो, कुछ दिन के लिए मिट्टी के अंदर दबा दो, फिर उसे बाहर निकालते हो तो उसमें थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती हैं। तो जितने भी आपको परमानेंट स्थायी चुंबक मिलेंगे वो इस कारण से बनाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था उसमें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, कि रासायनिक बंध क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। ये तो डिटेल में भी पूछा जा सकता था, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में आप लिखोगे कैसे, लैंग्वेज कैसे लिखोगे कि रासायनिक बंध क्या। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या करना चाहता है, वो स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है, स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होता है, अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है उसकी बात करते हैं। अब वो कैसे होगा, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो ट्रांसफर करते हो, शेयरिंग करते हो। तो इस तरीके से ये बनते हैं रासायनिक बंध, है ना। तो अब उसने पूछा कि रासायनिक क्या है। कोई भी परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दूसरे परमाणु अणु आयन के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, इससे बनने वाला बंध रासायनिक बंध, या आदान प्रदान करने से बनने वाला बॉन्ड। सिंपल मिनिमम जो शब्द हैं वो इसके यही बनेंगे। बढ़ा सकते हो यदि आपके पास स्पेस ज़्यादा था, और इसको आप बड़े में लिख सकते। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो और भी सिंपल था, उसमें पूछा था कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताओ, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक फार्मूला लिखना। तो उसका रासायनिक फार्मूला होता है CaOC, कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। इतना लिखते तो आपको 3 नंबर मिलता। आप अगर ऐसा लिखते कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड तो आपको 3 नंबर। इसमें वो हिम्मत ही नहीं कर सकता कि मैं 2 दूं, 2.5 दूं, 1.5 दूं, क्योंकि भाई आपने केमिकल फार्मूला पूछा है, यही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 1.6 नंबर पर था, गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन या जिसे जसद लेपन भी कहा जाता है, ये तो आप जानते हो कि गैल्वेनाइजेशन
तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रकार से एक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं कि लोहे के जो मतलब लोहे से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक जिसे हम जस्ता कहते हैं, तो जस्ता की एक परत चढ़ा दी जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उसका क्षरण ना हो, रस्टिंग ना हो, क्योंकि लोहा जो है वो वायुमंडल में उपस्थित हवा और नमी, H2O नमी के रूप में है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, क्रिया कर लेता है। तो क्रिया करके वो उसमें क्षरण होता जाता है। और ये जब जिंक की परत चढ़ा लेते हैं तो जिंक की परत चढ़ाने की वजह से उसमें जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और उसके क्षरण को वो रोक देती है। तो आप क्या लिखेंगे? गैल्वेनाइजेशन। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि फिर से आप लिखो कि गैल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया है। आप सिंपल लिखोगे कि लोहे की वस्तुओं पर जिंक की पतली परत चढ़ाना, कॉमा लगाओ, जिससे उसके क्षरण को रोका जाता है। और स्पेस है तो आप आगे बता सकते हो कि जंग लगने से हवा और नमी के कारण जो रस्टिंग होती है उसे बचाने का काम करता है। ओके, कोई डाउट है? नहीं समझ में आया? सकते हो। अगला क्वेश्चन था, कोशिका को परिभाषित कीजिए। सेल, डिफाइन द सेल। तो कोशिका, अब इसको कैसे बताओगे कोशिका को? तो देखो ये भी सिंपल सा था। कोशिका को बताने के बहुत से तरीके हैं। कई लोग लिखते हैं इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की या इसने की। कोशिका यानी सेल जो है वो जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, जो भी जीव हैं, उनकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी सभी जीवों की रचना सेल से हुई है। कई सारे सेल मिलकर के उनकी रचना करते हैं। तो आपको एक लाइन में इसका आंसर देना चाहिए जिससे कि 3 नंबर मिले। तो सभी जीवों की क्रियात्मक, जिसे फंक्शनल बोलते हैं, क्रियात्मक एवं रचनात्मक मूलभूत इकाई। सिर्फ इकाई लिखने से भी काम चल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं मुझे और इसको बढ़ाना है, तो आप और बढ़ा सकते हो। आप लिख सकते हो कि कई जीव एक कोशीय होते हैं, कई जीव बहुकोशीय होते हैं। यानी ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें एक कोशिका पाई जाती है और एक से अधिक कोशिकाएं। तो वो आपका एक एक्स्ट्रा मैटर है कि आप उसको ऐसा लिख करके अच्छा बना सकते। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, भोजन के मुख्य घटक कौन? भोजन के मुख्य घटक, यानी क्वेश्चन था व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। तो भोजन के जो मुख्य घटक हैं 5 होते हैं। अगर आप 3 भी लिखते तो कोई समस्या नहीं, 4 भी लिखते तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जो मेजर हैं वो कि भोजन में हमें चाहिए प्रोटीन, जो हमारे कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, कोशिकाओं के कंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा पार्ट होता है भोजन का, उसे कार्बोहाइड्रेट, कार्ब भी बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा क्या आता है? तीसरा विटामिन लिख सकते हैं, ठीक। फिर बसा, फैट, वो भी जरूरी होता है। खनिज, मिनरल्स और पानी, ये 5 चीजें, ये हैं इसके मेजर कंपोनेंट। तो एक लाइन में यही 5 आएंगे, आपको पूरे 3 नंबर। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर था 1.9। उसमें पूछा गया था कि पौधों में जड़ रोमों के प्रमुख कार्य क्या है, यानी फंक्शंस ऑफ रूट हेयर। जड़ रोमों के प्रमुख कार्य क्या है पौधों के? तो क्या लिखा होगा आप लोगों ने, यदि या आपको अवसर मिले तो लिखा क्या काम कर सकते? तो ये जड़ रोम जो रहते हैं इसके कई सारे फंक्शन हैं। आप एक दो बता सकते हो। पहला काम ये रहता है कि जो रूट हेयर रहते हैं कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु रहते हैं। तो उन मिट्टी के अंदर ये बैक्टीरिया जो जीवाणु हैं ये पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनको नुकसान पहुंचाने से रोकना। तो इसको लिख सकते हैं जीवाणुओं से जड़ की सुरक्षा। एक काम तो ये हो जाता है, और जोड़ दो
क्या होता है कि एक तो हो गए मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जीवाणु, दूसरा मिट्टी में कुछ मोटे कण भी होते हैं, हार्ड पार्ट भी होता है, जिसकी वजह से भी जड़ को नुकसान होता है। तो ये जो हेयर रूट्स हैं, उन मोटे कणों से भी सुरक्षा, मोटे कणों से, मोटे कण किसके, मृदा के मोटे कणों से सुरक्षा प्रदान करना। बस 2 लिख करके आप 3 बता सकते हो। तीसरा काम होता है कि ये मिट्टी में पानी है या जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो अवशोषित करने का काम करते हैं। प्लस ये रोम जो रहते हैं, यानी जिन्हें रूट हेयर बोलते हैं, उस पौधे को मिट्टी के साथ बांधे रखते हैं, यानी उसका फिक्सेशन करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसके आंसर देकर आप पूरे 3 नंबर प्राप्त कर सकते और लिखे भी होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब कंप्यूटर से था। क्वेश्चन नंबर था 1.10, उसमें पूछा गया था फिशिंग या ईमेल स्पूफिंग क्या है। ईमेल, तो फिशिंग का मतलब एक तरीके से होता है ना मछली पकड़ना, बट ये कंप्यूटर में उपयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है। कैसे इसको लिखोगे कि फिशिंग या ईमेल में प्रयोग में लाए जाने क्या होते हैं। आपका ईमेल अकाउंट होगा, आपने देखा होगा कि आपके ईमेल अकाउंट में कुछ ऐसे मेल आते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, कोई वेबसाइट होगी, किसी लड़की का फोटो बना होगा, तो ये एक प्रकार से फ्रॉड है, धोखाधड़ी देने वाले ईमेल होते हैं। इन ईमेल के ऐसे डिजाइन तैयार किए जाते हैं जिससे आप मजबूर होकर उस पर क्लिक कर दो, और जैसे ही क्लिक करते हो वो या तो आपके पूरा का पूरा डाटा चुरा लेंगे या आपकी साइट को हैक कर देंगे। तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं, आपकी गोपनीय जानकारियां ले लेंगे, है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, धोखाधड़ी वाले ईमेल जो आकर्षक रूप में भेजे जाते हैं, जिससे कोई स्कैम किया जा सके, कोई घोटाला किया जा सके, या कोई गोपनीय जानकारी आपकी ली जा सके। तो इससे कई बार ऐसे कंप्यूटर में वायरस भी आ जाते हैं, मैलवेयर आ जाते हैं, तो वो लगातार उसको भेजते हैं। बस इतना सा लिखने पर। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन था 1.11, उसमें पूछा गया था कि एक ईमेल जो एड्रेस होता है फॉर्मेट, तो उसका सामान्य प्रारूप क्या है। ईमेल का सामान्य फॉर्मेट क्या है। तो ईमेल का सामान्य फॉर्मेट क्या है, जैसे हमारे मुझसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा है KICS2916@gmail.com। तो अब यहाँ पर ये जो KICS2916@gmail.com, ये प्रारूप हो गया। ठीक है, वास्तव में इसी के आधार पर आपको नंबर दे दिए जाने चाहिए, है ना। तो इसमें एक तरीके से समझ लो, इस ईमेल में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो क्या होता है, वो यूजर के बारे में बताता है कि आप किसको मेल भेजना, और दूसरा है ये @ जिसे हम बोलते हैं ना, और तीसरा ये डोमेन कहलाता है। तो ऐसे अगर आप डिफाइन कर पाए, कोई भी ईमेल लिख दो, कुछ नहीं है तो MPPSC का ईमेल डाल देते और लिख देते 3 पार्ट हैं, पहला यूजर, दूसरा @ और तीसरा डोमेन को, और ऐसे करने पर आपको पूरे 3 नंबर उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने पूछा था एंड्रॉयड, फिर एक नाम लिखा था जो आपने बहुत कम सुना ही नहीं होगा, फेडोरा, विंडो आपने सुना होगा, और iOS सुना होगा। ये किसके नाम है, ऐसा पूछा था। तो इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब आप फैमिलियर और परिचित हो। एंड्रॉयड हुआ, iOS हुआ या विंडो हुआ, ये सारे OS हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही ये फेडोरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब 3 जब आपको मालूम है, एक नहीं भी मालूम है, तो स्वाभाविक है उसी फैमिली को बिलोंग करता होगा।
तो आपको यही लिखना था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, एंड्रॉयड, ये हमें मालूम है कि एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन आते हैं। iOS ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है, विंडो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और ये लिनक्स के द्वारा डेवलप किया गया फ्री ऑपरेटिंग। ये ज़्यादा रिलायबल होता है बट यूज में नहीं आता है। तो ऐसा करने पर इसके भी आपके 3 नंबर आ जाते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आए। मैथमेटिक्स भी चूंकि है पेपर 3 में, तो 2 क्वेश्चन जो हैं हर यूनिट से पूछते हैं वो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने जो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आ गए, x इज इक्वल टू 2y को ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए, और उसके बाद आपको a का, b का और c की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, कितना सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर था 1.13। x इज इक्वल टू 2y को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए। तो हमें ये वाला जो फॉर्मेट है यानी इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे, x माइनस 2y, ठीक है, प्लस इसमें 0 जोड़ दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी है, ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू बराबर है। अब इस वाले इक्वेशन से इसके तुलना कर देना। तो यहाँ x के साथ a है, यहाँ x के साथ क्या है, तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1। यहाँ y के साथ v है, यहाँ y के साथ -2 है, तो v की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ पर c के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 0, तो c की वैल्यू है 0। बस इतना लिखना था, पूरे 3 नंबर मिलते, एक भी नंबर वो आपका कम नहीं कर सकता था। ओके, एक और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, वो इससे सरल था। वहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर था 1.14 कि 7 रूट 5 को 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में गुणा करते हैं तो क्या कर देते हैं, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 इंटू 3, और रूट 5 और रूट 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट 5 और रूट 5 का मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल 105 लिखने पर पूरे आपको 3 नंबर मिल जाते। अगला क्वेश्चन वो थोड़ा सा टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, उसमें फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर बता सकते थे। उसमें लिखा था कि एक वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, ज्ञात करने का फॉर्मूला या सूत्र क्या होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल। तो इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है कि जब कभी भी हम एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी निकालना क्या है हमें, वर्ग चिन्ह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा कितनी दी गई है, प्लस लोअर लिमिट निचली सीमा कितनी दी गई है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देना था। ये होता है इसका फॉर्मूला। मैं मानता हूं कि नहीं पता होगा। जैसे मान के चलो 20 और 30 वर्ग अंतराल, तब यहाँ पर ऊपर वाली लिमिट 30 हो जाती, नीचे वाली लिमिट 20 हो जाती, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई। तो इस तरीके से ऐसा करने पर आपको 3 नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें लिखा था कि योग की परिभाषा लिखिए। योग, बताओ भाई योग की परिभाषा क्या लिखोगे, जैसे कि आपको पूरे 3 नंबर मिल जाते। मैथमेटिक्स में 3 ला सकते हो, साइंस में 3 ला सकते हो, लेकिन जहां पर ये साइंस और मैथ अलग हो जाता है फिर मुश्किल हो। अब योग का मतलब अगर हम मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना या मिलन करवाना, है ना। क्योंकि दूसरी तरफ ये हमारे इंडियन कल्चर में भी आता है, भारतीय संस्कृति में भी आता है, प्लस योग अपने आप में एक शास्त्र है। तो योग दर्शन में योग को परिभाषित किया है, क्यों ना हम उसी को ले सकते हैं। अगर उसको लिख दिया तो लाइव झिंगा लाला, मतलब 3 नंबर। तंद्रा दृष्टु, थोड़ा याद नहीं रहते हैं ऐसी चीजें, अगर किताबें पढ़ते हो आप अच्छी स्तरीय, कभी कभी या गीता वीता का पाठ कर लेते हो तो आपको जरूर याद। तंद्रा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान,
रूपे रूपे अब यानी कि योग दर्शन ये कहता है कि जब चित्त का क्लिष्ट, यानी चित्त मतलब मन में कलेश जो रहता है ना, अक्लिष्ट, क्लेश और अकलेश, ऐसी कुछ वृत्तियां जो आ जाती हैं, तो उन वृत्तियों का हम समाधान कैसे करते हैं? योग से। और सरल परिभाषा क्या है योग की? सरल परिभाषा है इसमें श्वास और शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग करके शरीर को स्वस्थ रखना। ऐसे करके कोई भी एक परिभाषा, इतना तो जरूर आप लोग करके आए हो कि एक नंबर तो मिल ही जाएगा, कोई भी परिभाषा लिखी होगी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था योग के बाद, बहुत ही सिंपल था। उन्होंने 3 नंबर में पूछा है, यानी 10 शब्दों में लिखना है, WHO पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या क्वेश्चन बनाने वाले का लेवल रहा होगा जो मूर्ख ये कहता है कि 10 शब्दों में आप WHO पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भैया 10 शब्द में तो इसका फुल फॉर्म ही लिखा जाएगा, टिप्पणी कहाँ से आएगी? तो ऐसे भी हमारे यहाँ धीर धुरंधर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन लिखेंगे 7 अप्रैल 1948 को स्थापित, 194 सदस्य, स्थापना बता दी, सदस्य बता दी, आप चाहो तो चेयरमैन, नहीं तो ऑब्जेक्टिव लिख दो कि सदस्य देशों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ाना या देखभाल करना या नियम बनाना। इससे ज़्यादा 10 शब्दों में टिप्पणी मैं तो नहीं लिख सकता। वैसे जितने भी MPPSC के एस्पिरेंट्स हैं उनको आयोग से ये डिमांड करना चाहिए कि एटलीस्ट आप लोग हमें मॉडल आंसर प्रोवाइड करो। आप कैसे 10 शब्दों में आंसर दोगे? कैसे आप 50 शब्दों में उत्तर देते हो? कैसे आप 200 शब्दों में उत्तर देते हो? आपकी चॉइस है, किसी भी ईयर का पेपर रख लो, आप अपने विशेषज्ञों के द्वारा हमें देखने के लिए मॉडल आंसर बना के दे। आखिर हम क्या लिखें? आप नंबर जो मार्किंग करते हो क्या, उनको सिलेबस बदलना पड़ जाएगा, कि पॉसिबल ही नहीं है इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बातें लिखना जो अभ्यर्थियों से चाहते हैं। अगला क्वेश्चन सरल था कि भारत सरकार ने आयुष विभाग जो है, आयुष विभाग में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियों को रखा है? तो बस आपको बताना है आयुर्वेद, यूनानी, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। बस इतना सा बता करके खत्म, 3 नंबर मिल जाते। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित है? किस वैज्ञानिक का नाम इससे जुड़ा हुआ है? तो प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र जो है, राजा रमन्ना, RR कैट के नाम से इसे हम जानते हैं। पहले सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करता था, बाद में इसके नाम के आगे राजा रमन्ना, तो वैज्ञानिक है, राजा रमन्ना के नाम पर जुड़ा हुआ है। इंदौर में स्थित है ये। इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 19 ऑफ फेब 1984 में। ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, तो वो उसका उद्घाटन करने आए। आप इतना बता देंगे, ओके, 3 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद राय का योगदान बताइए, PC रॉय। तो PC रॉय का योगदान क्या है बता सकते हो आप? प्रफुल्ल चंद रॉय 1861 में इनका जन्म हुआ था, 61 में, और 44 में इनकी मौत हो गई थी। ये मॉडर्न केमिस्ट्री, भारत में मॉडर्न केमिस्ट्री के पहले प्रोफेसर माने जाते है ना, फर्स्ट प्रोफेसर। देश में केमिस्ट्री की नींव इन्होंने रखी थी। अब प्रश्न ये था कि इनका प्रमुख योगदान क्या है? तो इन्होंने बताया था कि अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो स्टेबल है, हाई है, ये योगदान दिया था। तो इसके लिए इन्हें काफ़ी सम्मान भी आप ये बता सकते हो, अदरवाइज उनका जीवन लिख सकते हो कि सन 61 में जन्मे, 44 में इनकी मौत हुई। भारत के प्रथम रसायन शास्त्र, मॉडर्न केमिस्ट। ऐसे करके आपको 2 नंबर देगा, 3 नंबर दे दे अच्छी बात है।
देना चाहिए, बट वो 2 नंबर तो दे ही देगा, 2.5 नंबर तक दे देगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में रिमोट सेंसिंग जो है ये कब स्टार्ट हुई। रिमोट सेंसिंग यानी जिसे हम सुदूर संवेदन प्रणाली कहते हैं, पूछ रहे हैं कि वो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी। रिमोट सेंसिंग यानी उपग्रह से हम नीचे यानी बिना टच किए हुए पता लगा सकते हैं वहाँ की जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में, खनिज के बारे में, पौधों के बारे में। तो इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है जून 1979 से, जब भारत ने एक्सपेरिमेंटल रूप में यानी एक प्रायोगिक रूप में पहला उपग्रह भेजा था ना, भास्कर प्रथम, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो बस इतना लिखना है, 3 नंबर देना चाहिए कि शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत तो यहीं हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि कोप 26 एक सम्मेलन जो है, तो कोप 26 के अनुसार भारत कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। एज पर द कोप 26 कॉन्फ्रेंस व्हेन इंडिया विल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट। तो ये जो है कोप 26 सम्मेलन जब हुआ था, तो इस सम्मेलन में 70 से ज़्यादा देशों ने तो ये कहा था कि हम 2050 में नेट कार्बन जीरो कर देंगे, और भारत ने अपने यहाँ पर टारगेट रखा है 2070 तक हम नेट कार्बन जीरो एमिशन की। ठीक है, तो आपको यही बताना था कि कोप 26 सम्मेलन में 2070 तक नेट जीरो का प्रॉमिस किया। बस आपके 3 नंबर जिंदाबाद, से ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता। अगला क्वेश्चन पूछा था टेरी। टेरी जो है इसका फुल फॉर्म बताना है। टेरी का विस्तृत रूप उन्होंने फुल फॉर्म ही लिखा है, वो कुछ और नहीं लिख रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म बता दो और पूरे 3 नंबर हमसे प्राप्त कर लो। बता दो भाई टेरी का फुल फॉर्म और 3 नंबर उनसे प्राप्त कर लो। तो टेरी का है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। एनर्जी एंड रिसोर्सेस। अच्छा, ये जब फुल फॉर्म पूछते हैं तो बड़े कभी कभी रिजिड हो जाते हैं, जरा भी रियायत नहीं करते। मैं जब बैठा था एग्जाम में तो मुझसे पूछा था नीति आयोग का फुल फॉर्म, तो मैंने लिख दिया नेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऐसा करके तो उस गोला बना दिया। कहीं कुछ गलती रही होगी तो हटा दिया, ये सही नहीं। तो टेरी का फुल फॉर्म हो गया। अगला उन्होंने पूछा था बायोफ्यूल सेल क्या होते हैं। बायोफ्यूल सेल यानी कि जैव ईंधन सेल है। ये हिंदी ठीक से ना लिखी जा रही क्यों मिस्टर मुकेश कटारे। जैव ईंधन सेल क्या होते हैं, बताओ भाई जैव ईंधन सेल क्या होते हैं। तो बायोफ्यूल सेल यानी कि ये एक प्रकार से फ्यूल है, ईंधन के रूप में काम करते हैं। ये सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल होते हैं। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, है ना, तो शॉर्ट में इन्हें हम बोलते हैं सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। इस तरीके से ये बिजली उत्पन्न करते हैं, यानी ईंधन के रूप में हम बायो एथेनॉल जो है पूरा का पूरा हम उसी का प्रयोग करते हैं। बायो एथेनॉल यानी 100% एथेनॉल और उसमें पानी मिलाते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसा समझ लो कि ये ग्लूकोज से एनर्जी प्रदान करते हैं, तो उस रूप में ये काम करते हैं। बायोफ्यूल सेल ईंधन सेल हैं जो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल के रूप में बिजली बनाते हैं, जिसमें बायो एथेनॉल या 100% एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, और बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। ये भी एक हमें ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन था, अब ये पर्यावरण संबंधी जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा अच्छे लेवल के पूछ लिए थे 3 नंबर में। उन्होंने पूछा है कि पर्यावरण नैतिकता, सिलेबस हालांकि हेडिंग है उसमें पर्यावरण नैतिकता को लेकर, और उन्होंने 3 नंबर में ही पूछ लिया पर्यावरण नैतिकता को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए। ओके, तो पर्यावरण नैतिकता को परिभाषित कैसे कर सकते हो, तो हम रेफरेंस ले सकते हैं नेचर मैगजीन, जो नेचर जो पत्रिका पर्यावरण की निकलती है,
तो उसमें नैतिकता यानी कहीं ना कहीं ये एथिक्स से संबंधित है, नीति शास्त्र से संबंधित है और पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरणीय नीति शास्त्र व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, शास्त्र शाखा है, ब्रांच है। ठीक है, तो अब एक शाखा है, नैतिकता है, पर्यावरण भी है, तो उसमें क्या होगा, तो इसमें वही है कि पर्यावरणीय मूल्य जो रहते हैं ना, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरणीय मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि हमें क्या करना है, शब्द सीमा का पालन भी करना है, समय भी हमारे पास उतना नहीं होता है। तो पर्यावरणीय मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आसपास के जो भी हम एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये फोकस करेंगे कि हम कोई कार्य करते हैं पर्यावरण को नष्ट ना करें, पर्यावरण के अनुसार। तो ये होती है पर्यावरणीय नैतिकता। फिर एक और सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल नहीं था, टफ था। पर्यावरण संरक्षण कानून के 3 नाम बताइए। पर्यावरण संरक्षण कानून के 3 नाम बताएं आप। तो एक तो आप जानते ही हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ना, वो लिख दो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। फिर क्या करोगे, अब पर्यावरण में जल भी आता है, तो जल के संबंध में भी कोई कानून है क्या? बिल्कुल बना हुआ है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ये बना है 1974 में। ईयर जरूर लिखो। 2 हो गए। अब जल के साथ वायु भी जोड़ सकते हो ना, तो वायु वाला भी लिख दो। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। पढ़ने में नहीं आ रहा होगा ना, सुनने में तो आ रहा होगा। ब्रैकेट बंद, अधिनियम ये कब बना? 1981 में। 3 ये हो गए। यदि आप और भी लिखना चाहते थे तो वन्य जीव वाला लिख सकते थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? ये वन्य जीव संरक्षण 1972 में, और फिर इसका संशोधन भी किया गया है, अमेंडमेंट भी किया गया है। अगर 3 लिख दिए, पूरे 3 नंबर। 1 लिखोगे 1 नंबर, 2 लिखोगे 2 नंबर, कुछ नहीं लिखोगे 0 नंबर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन वो इजी था, इजी था कि पर्यावरण प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं वो बताइए। एनवायरमेंट इश्यूज क्या है? तो एनवायरमेंट इश्यूज जो हैं, जल प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन भी इसमें जोड़ सकते, अवशिष्ट का निस्तारण, ठोस जो अवशिष्ट होते हैं उनको कैसे हम, तो ये मुद्दे बस डॉट डॉट यानी कॉमा लगाते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, ठीक है कि नहीं? बता पाओगे कि कुछ के नहीं? एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर तो ऑलमोस्ट सभी गलत करके आए। क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी की अधिकतम आयु क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ अर्थ? तो पृथ्वी की अधिकतम आयु कितनी है? तो कुछ लोग बोलते हैं 472 बिलियन, यानी अभी तक कितने साल हो चुके, है ना? तो 4.72। और कुछ ऐसा भी लिख कर आ गए इसके साथ में कि ये तो इतने साल तो पुरानी हो चुकी और कितने साल और रहेगी, वो भी लिखा जा सकता था कि ये 6.5 बिलियन ईयर्स तक और रहेगी, उसके बाद नष्ट। ओके, तो कोई 1-2 क्वेश्चन अगर छूट गया हो जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाया हूँ तो आगे पूछ लेना। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाओ तो आसान हो जाती हैं चीज़ें। आप यदि मेंस निकालना चाहते हो तो मेंस क्लियर करने का बड़े ही सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है कि इसमें जो जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग करेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा।
क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं भड़कीले तड़कीले, मगर ये बोलो कि अरे बिल्कुल ही बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता। इसमें भी आप 3 मार्कर में देखो तो दो तीन क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन कहीं दूसरी जगह आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस हम मात कहाँ खा जाते हैं, तो हम लिख नहीं पाते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। हमें आता तो है बहुत ज़्यादा, मगर शब्द सीमा के अंदर नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस करो अपनी, जितना आप दिन में अगर 3-4 क्वेश्चन लिखने की अभी से प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो अपनी चीज़ों को आसान बनाइए, लिखिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। टेस्ट सीरीज है हमारे पास, वो ज्वाइन कर सकते हो। आंसर राइटिंग की क्लास है, वो ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट जो दी गई है उस वेबसाइट पर जाओ, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती। अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच। गुड लक। टेक केयर।